जीन्स में सास, घाघरे में बहुएं। बेटी, शहर में बहुत बड़ा नाम है अग्रवाल परिवार का। खूब पैसे वाले लोग हैं। बहुत अच्छा घर ढूंढा है मैंने तेरे लिए। तू तो हमेशा वहाँ पर राज करेगी, राज। इस संडे वो तुझे देखने आ रहे हैं। तू कोई ऐसी हरकत न करना कि इस रिश्ते के लिए ना हो जाए। पापा, आप कह रहे हो तो घर अच्छा ही होगा, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ मैं ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मतलब बहू ये नहीं पहन, वो मत पहन, ऐसा मत कर, वो मत कर। शादी के बाद भी मैं जीन्स टॉप ही पहनूंगी। हाँ, पहले रिश्ता तो हो जाने दे। फिर संडे वाले दिन तुलाराम के घर के बाहर आकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं, जिसमें से सुजाता अग्रवाल रिश्ता लेकर उनके घर आती है। कुछ देर बाद, भाई साहब, आपकी बेटी मेरे घर की चौथी बहू होगी। इससे पहले मेरी 3 बहुएं और मैंने आज तक उन्हें भी किसी चीज की कोई कमी ना रखी। ये कोई रोका टोकी ना की उनके साथ किसी भी चीज के लिए। हाँ, एक बात है जो मैं अपनी अरबों से कही हूँ, और वो है कि सलीके के कपड़े ओढ़ना पहनना। हम हरियाणा से हैं और वहाँ का पहनावा यानी कि घाघरा चोली तो जैसे हम लोग की शान है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की बहुएं हमेशा घाघरा चोली में ही रहे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। संस्कार और मर्यादा में रहकर ही कपड़े पहने जाए तो ही बहू बेटियां अच्छी लगती हैं। ये सब सुनकर तो सुरभि के कान खड़े हो जाते हैं। भैंस की पूंछ, घाघरा चोली? पापा इधर आओ, ये सब क्या है? मैं और घाघरा चोली? अरे बेटी, तू ये सब क्यों सोच रही है? तू बाहर देख, कितनी महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, मर्सिडीज, ऑडी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे यहाँ रुकेंगी। और कपड़ों का क्या बेटी, कुछ दिन ससुराल वालों के हिसाब से पहनने पड़ते हैं, फिर तो जो तेरी मर्जी वो पहन लियो। बात तो ठीक है। सुरभि अब इस शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ समय बाद सुरभि ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके ससुराल में उसकी सास से लेकर जेठानियों तक सब ने घाघरा चोली पहनी हुई थी। शादी की कुछ रस्मों के बाद वो अपने कमरे में जाती है और झट से उस भारी लहंगे को उतार फेंकती है और नाइट सूट पहन लेती है। वाह, अब कितना रिलैक्स मिल रहा है। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। सुरभि अपने पति अंकुर के साथ झट से बाहर जाती है, जहाँ और भी लोग मौजूद थे। क्या हुआ माँ जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? वो चूहा बड़ा वाला। मैं अभी उसे भगा देती हूँ। दूसरी बहू उस चूहे को वहाँ से भगा देती है। तब जाकर शकुंतला देवी को चैन मिलता है, लेकिन उनकी नजर अपनी बहू पर जाती है और वो गुस्सा होते हुए कहती है, नहीं बहू, ये क्या पहना है तूने? नाइट सूट कहते हैं इसे माँ जी। माँ जी की बच्ची, तू जाने है ना, हमारे यहाँ पर ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ औरतें सिर्फ और सिर्फ घाघरा चोली पहनती है। लेकिन माँ जी, वो तो कल सुबह पहनूंगी ना, अभी तो रात हो रही है। रात को भी हमारे यहाँ बहुएं घाघरा चोली पहनती हैं, फिर चाहे वो सोने का ही वक्त का ना हो। अब जाओ और कपड़े बदल लो। आज के बाद ऐसे कपड़ों में तुम कभी नजर नहीं आनी चाहिए। हे भगवान, आजकल 21वीं सदी में घाघरा चोली कौन ही पहनता है? क्या क्या सोचा था। शादी के बाद अपने पति के साथ पब जाऊंगी, गोवा जाऊंगी, बिकनी पहनूंगी, लेकिन अब तो लगता है गोवा भी ये घाघरा चोली पहन कर ही जाना होगा। अब किन ख्यालों में खो गई? जाकर कपड़े बदल। काश वो चूहा माँ जी के घाघरे में घुस जाता तो मजाल है, कभी खुद भी किसी और को भी घाघरा चोली पहनने को बोल जाती। अब वो उदास मन से अंदर जाती है और घाघरा चोली पहन लेती है। फिर अगले दिन सुबह उसकी पहली रसोई आती है तो सबसे बड़ी बहू यानी कि अनीता उसके कमरे में दरवाजा खटखटाती है। देवरानी जी, जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाइए, आज आपकी पहली रसोई है। कुछ देर बाद वो घाघरा चोली पहनकर रसोई में आती है। अब सुरभि खाना बनाने लगती है, लेकिन इन सब में उसे काफी वक्त लग जाता है। लेकिन वो खाना काफी अच्छा बना लेती थी। उसके हाथ का बना खाना सबको बड़ा पसंद आता है। अब सुरभि और उसकी जेठानियों को हर वक्त उस घाघरे में ही रहकर घूमना पड़ता था, जिससे उन्हें कई बार परेशानी भी होती है। ओफो, ये घाघरा इतना भारी क्यों है, जैसे किसी ने नीचे ईंट सी दी हो। इसमें तो ठीक से पोछा भी नहीं लगता, और मेरी चोली इतनी तंग है कि मैं इसमें सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा लगता है अभी बेहोश हो जाऊंगी। इसमें कितनी गर्मी लगती है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और सब अपना अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करो। माँ जी मंदिर से लौटती होंगी। वो सब घर के कामकाज में जुट जाती हैं। एक रोज सास की सहेली उनके घर आती। वाह वाह सुजाता, तेरी चारों बहुओं को इस पहनावे में देखकर दिल खुश हो गया। मैं भी अपनी बहुओं को हमेशा घाघरा चोली पहनने को कहती हूँ। अब असली सुंदरता तो औरत की इसी में निखरती है। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा तूने रमा। वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो बताना भूल गई कि 3 दिन बाद हम सब चामुंडा देवी जा रहे दर्शन के लिए, तो तू भी चलना साथ में। दर्शन के लिए? हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो कब से मन था दर्शन का। तू ऐसा कर, मेरी भी टिकट करवा दे, मैं भी चलूंगी। ठीक है, फिर 3 दिन बाद मिलते हैं। उनकी बातें सुरभि सुन लेती है। ये तो बढ़िया मौका है इस पिंजरे से कुछ दिन आजादी के जीने का। सासू माँ अपना प्लान कर रही है तो मैं भी अपना प्लान बनाऊं।
वो जल्दी से अपने कमरे में गई और अपनी सहेलियों को फोन करने लगी। अंजलि, बड़े दिन हो गए यार तुम सबसे मिले हुए, तू प्रिया और किरण को भी फोन करके बोल दे कि 3 दिन बाद हम सब ग्लिटर क्लब चलेंगे उस दर्शन होटल में। लेकिन तेरे ससुराल वाले तुझे जाने देंगे? और मैडम, वहाँ भी कहीं तू घाघरा चोली पहनकर मत आ जाना। अरे ससुराल वालों को कौन पता चले देगा, मैंने सब सोच लिया है, तुम सब बस तैयार रहना। अब सुरभि भी अपना बैग पैक कर लेती है और 2 दिन बाद अपनी माँ को फोन करके कहती है, हेलो माँ, मैं 2 दिन के लिए अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ और ससुराल में सबको यही बोलूंगी कि आपके यहाँ आ रही हूँ, इसलिए अगर किसी का मेरे लिए फोन आए तो भूल कर भी ये मत बताना कि मैं वहाँ नहीं हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, लेकिन ससुराल वालों से झूठ बोलना ठीक बात नहीं। माँ, मैं कोई गलत काम थोड़ी न कर रही हूँ, बस 2 दिन के लिए इस पिंजरे की कैद से आजाद होना चाहती हूँ। अब ससुराल वालों से भी सुरभि यही कहती है कि वो अपने मायके जा रही है। यहाँ से वो बैग पैक करके निकल जाती है तो वहीं उसके जाते ही उसकी सास भी दर्शन के लिए निकल पड़ती है। आगे उसकी सहेलियां गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रही थी। तो फाइनली हमारी चिड़िया फुर्र हो गई। पूछ मत यार, आज कितना अच्छा फील हो रहा है। अब तो बस ये 2 दिन दिल खोल कर जीने हैं। कुछ घंटे की ड्राइव के बाद वो एक होटल पहुँचती है जिसका नाम था दर्शन होटल। सुरभि वहीं पर एक रूम बुक करवाती है और रात को सब उसी होटल में बने क्लब में जाती है जहाँ वो अपनी सहेलियों के साथ खूब डांस करती है। इसे कहते हैं लाइफ। एक मेरा वो बोरिंग ससुराल है जो है तो इतना अमीर लेकिन उसमें कुछ भी मजेदार नहीं है। वहाँ तो बस घाघरा चोली पहनकर घूमते रहो। अब छोड़ न यार वहाँ की टेंशन, अब तो हमारे साथ यहाँ आई है तो यहाँ की लाइफ एंजॉय कर। अब वो डांस करते करते थक जाती है तो एक कोने में जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी कुछ उम्रदराज औरतें क्लब में आती हैं और वाइन पीकर डांस करने लगती हैं। सुरभि की नजर जब उन पर जाती है तो उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। भैंस की आंख, वो जीन्स वाली बुढ़िया जो हाथों में वाइन लेकर डांस कर रही है वो तो मेरी सास है और साथ में उनकी सहेलियां हैं जो हमेशा अपनी बहुओं को घाघरा चोली में रखती हैं। तो इन सब का असली रूप ये है क्या? लेकिन तूने तो कहा था तेरी सास बस घाघरा चोली पहनती और वो कहीं दर्शन के लिए जाने वाली थी। अरे तो वो दर्शन स्थल ये था, यानी कि दर्शन होटल। भैंस की आंख, हमें तो घर पर रहकर खूब लेक्चर देती है, वो ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे रहो वैसे रहो। अब इनकी असलियत सामने आई। अब वो चुपके से अपनी सास की फोटो अपने फोन में कैद कर लेती है। सच में रमा, मजा आ गया ये दर्शन होटल आकर। क्या किटी पार्टी अरेंज की है तूने? हाँ, अगली पार्टी सुजाता तुझे देनी है, वो भी ऐसी कुछ धमाकेदार होनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं। सुरभि उनकी सब बातें रिकॉर्ड भी कर लेती है। अब जब वो दोनों वापस घर पहुंचती है तो सुरभि आराम से कुर्ती प्लाजो में घर में घूमने लगती है। अरे बाप रे, ये तुमने क्या पहन लिया? कहीं माँ जी ने देख लिया तो? वैसे लग बड़ी कमाल की रही हो। सोचा तो था हम भी ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहनेंगे, लेकिन अब तो लगता है वो सब बस सपना ही रह गया है। अब आप लोग जैसा भी मन करे ना वैसे कपड़े पहनो, कोई आपको बिल्कुल नहीं रोकेगा टोकेगा। लेकिन माँ जी, उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। तभी सुजाता वहाँ आ जाती है और सुरभि पर चिल्लाने लगती है, ये सब क्या है छोटी बहू, सारी शर्म हया बेच खाई तूने। माँ जी, आप जरा मेरे साथ कोने में आएंगी? अब वो सास को कोने में ले जाकर वो फोटोज और वीडियोस दिखाती है। अब आपने जरा भी चूं की ना तो मैं ये सबको दिखा दूंगी। नहीं नहीं, तुम लोगों का जो मन करे वो पहनो, मैं कभी नहीं रोकूंगी। अपनी सास का नरम पड़ता स्वभाव देख सभी बहुएं हैरान थी। उस दिन के बाद वो कभी उन सबको उनकी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोकती, यहाँ तक कि अब वो जीन्स और टॉप भी पहन लेती। दिल्ली में मोहनलाल का एक बहुत ही प्यार भरा परिवार रहता था। मोहन अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। बड़ा बेटा 10 साल का था जिसका नाम था मोहन और छोटा बेटा 8 साल का था जिसका नाम था रोहन। एक रात मोहनलाल की पत्नी पड़ोस में किसी कथा में गई हुई थी। तभी उनके पिता ने कहा, रोहन मोहन, काफी रात हो गई है, तुम्हारी माँ को आने में समय लग जाएगा, तुम दोनों खाना खा लो। थोड़ी देर बाद मोहन और रोहन की माँ घर वापस आ गई। इतनी देर क्यों लगा दी आपने? मुझे और रोहन को भूख लगी है। अरे बच्चों, तो तुम लोगों को खाना खाकर सो जाना चाहिए था ना। माँ को अच्छी तरह पता है ना कि हम दोनों भाई बिना आप दोनों के बगैर खाना नहीं खा सकते, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। माफ करना बच्चों, चलो खाना खाते हैं। उसके बाद रोहन और मोहन ने अपने माता पिता के साथ मिलकर खाना खाया। ये उसके परिवार का नियम था कि सब लोग एक साथ ही खाना खाते थे। धीरे धीरे उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए। मोहन की नौकरी एक बहुत अच्छी प्राइवेट कंपनी में लग गई और वहीं रोहन की नौकरी भी किसी दूसरी कंपनी में लग गई। फिर एक दिन उनके माता पिता आपस में बातचीत कर रहे थे। हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अपने पैरों पर भी खड़े हो चुके हैं, क्यों ना उनकी शादी कर दे। उसने इतना बोला ही था कि तभी पंडित जी वहाँ टपक पड़े। उन्होंने 2 लड़कियों की फोटो टेबल पर रखी और कहा, बहन जी, मैं ऐसी फिराक में था कि आप दोनों के बेटों की शादी करवा दूं। ये दोनों लड़कियां सगी बहनें हैं। मैं तो कहता हूँ एक ही मंडप के नीचे दोनों की शादी करा दीजिए,
अरे पंडित जी, ये आपने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा। दोनों बहनें आ जाएंगी तो आपस में लड़ेंगी नहीं, पर हाँ, शादी के बाद हमारे बच्चे बदल सकते हैं। मैं अपने बेटों को बिल्कुल बदलने नहीं दूंगी, कंट्रोल में रखूंगी सबको। अगले दिन मोहनलाल पंडित जी और अपने परिवार के साथ लड़की वालों के घर चला गया। दोनों ही लड़कियां रागिनी और राधिका बहुत सुंदर और संस्कारी थी, इसीलिए दोनों की शादी तय हो गई। कुछ ही महीनों बाद मोहन की शादी राधिका के साथ और रोहन की शादी रागिनी के साथ हो गई। पहली रसोई पर दोनों बहुओं ने मिलकर खाना बनाया। सासू माँ, ससुर जी, खाना बनकर तैयार हो गया है। आप दोनों गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, क्योंकि हमारे पतियों को तो आने में टाइम लग जाएगा। उनका फोन आया था। बहू, पहले तो अब हमेशा दोनों को पर्दे में ही रहना है, अकेले में भी घूंघट डालकर रखना। दूसरी बात, अगर हमने पहले खाना खा लिया ना, तो तुम दोनों के पति तुम दोनों को ही ताने मारने लगेंगे, क्योंकि बचपन से उनकी आदत है, वो हम दोनों के बगैर खाना नहीं खाते। दोनों ने घूंघट डाल लिया। अरे नहीं माँ जी, उन्होंने तो हमें फोन करके कहा कि मम्मी पापा को खाना खिला देना, उन्हें आने में टाइम लग जाएगा। ये सुनकर उनकी सास को सदमा लगा। उन्होंने कहा, शादी से पहले जब हम दोनों को कहीं बाहर से आने में देर हो जाती थी, तब तक हमारे बेटे खाना नहीं खाते थे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उन्हें आने में चाहे जितनी देर हो जाए, हम खाना नहीं खाएंगे उनके बगैर। दोनों बहुएं मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली गई। जब रात को मोहन और रोहन घर आए, तब एक साथ बैठकर सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में। राधिका, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? तुम दोनों भाई अभी तक छोटे बच्चे हो क्या? मैंने कितने मन से खाना बनाया था। सोचा था कि हम दोनों अपने कमरे में एक ही थाली में खाना खाएंगे। आप एक निवाला मुझे खिलाओगे और मैं एक निवाला आपको खिलाऊंगी। पर सासू माँ और ससुर जी तो अभी तक बच्चे ही हैं, ऊपर से हमें पर्दे में भी रखना चाहती हैं। इतनी छोटी सी बात पे नाराज हो गई तुम टेंशन ना लो, कल तुम चुपके से अपना खाना हमारे कमरे में रख लेना। मैं देर से आऊंगा, कोई ना कोई बहाना बना दूंगा, और घूंघट डाल लोगी तो क्या होगा। वहीं दूसरे कमरे में रागिनी और रोहन भी यही सब बातें करने लगे। खैर, अगली रात राधिका ने खाना लाकर टेबल पर रख दिया। वहां पर उसके सास ससुर भी बैठे थे। सासू माँ, ससुर जी, मोहन ने बोला है कि उन्हें आज आने में लेट हो जाएगा और मैं आप दोनों को खाना खिला दूं। अगर मैंने आप लोगों को खाना नहीं खिलाया तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगेंगे। पहले अपना घूंघट थोड़ा और नीचे कर, और दूसरी बात, मोहन कोई गुस्सा नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, भले ही वो बाहर से खाना खा कर आए, फिर भी हमारे साथ वो खाना जरूर खाता है। एक बार फिर से राधिका का मुंह बन गया। देर रात जब मोहन घर आया, तब सब खाने की टेबल पर ही बैठे थे। रोहन और उसकी बीवी भी वहीं पर थी। माँ, मैंने राधिका से कहा था कि आप दोनों को खाना खिला दे। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया। मेरी कंपनी में आज एक पार्टी थी तो वहीं खाना खा लिया था मैंने। अरे बेटा, शादी से पहले भी तू कंपनी से खाना खाकर आता था कभी कभी, लेकिन फिर भी हमारे साथ थोड़ा बहुत खाना तो खा ही लेता था। बैठ जा, खाना खा ले। पिताजी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, और वैसे मेरे पेट में गैस बन रही है, मैं नहीं खा सकता। इतना बोलकर मोहन सीधा अपने कमरे में चला गया। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। भैया का मूड नहीं होगा आज। अरे नहीं देवर जी, मैंने तो आज व्रत रखा है, आप लोग आराम से खा लीजिए। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में चली गई। इधर उसके सास ससुर को दुख हुआ। तुम तो इन्हें पर्दे में रखने वाली थी, अब कुछ समझ आ रहा है। हमारे घर में पर्दे के ऊपर एक दूसरा पर्दा पड़ने वाला है जल्द ही। दूसरी तरफ राधिका और मोहन एक ही थाली में एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। अब तो तुम खुश हो ना मेरी प्यारी राधिका? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम सास ससुर को सोचना चाहिए कि शादी के बाद अपने बच्चों को थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए। वो लोग तो अभी बिल्कुल बच्चा समझते हैं तुम दोनों को। हर वक्त सासू माँ हमें पर्दे में रखना चाहती है, हमारी भी कोई आजादी है। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रोहन के माँ बाप ने उससे कहा, अरे रोहन बेटा, 2 दिन बाद मोहन का जन्मदिन है। मैं सोच रही हूँ कि ये जन्मदिन पूरा मोहल्ला देखे। बड़ी धूमधाम से करेंगे उसका जन्मदिन इस बार। अरे माँ, अगर ऐसा कोई प्लान था तो मुझे पहले बताना चाहिए था। मैंने तो रागिनी के साथ कल ही कश्मीर जाने का प्लान बना लिया है, टिकट भी हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, रहने दे। रोहन अपने कमरे में चला गया। वहाँ पर रागिनी मौजूद थी। आपने मुझे बताया नहीं कि हम लोग कश्मीर जाने वाले हैं। अरे क्या बताऊं रागिनी, ये प्लान तो अभी अभी बना। भैया के जन्मदिन में पूरा मोहल्ला आएगा, मेरा ही सारा पैसा खर्च होगा। हम लोगों की भी कोई जिंदगी है कि नहीं? कल ही हम लोग कश्मीर चलते हैं। रागिनी और रोहन अगले दिन कश्मीर घूमने निकल गए। दूसरी तरफ अपने जन्मदिन वाले दिन मोहन भी अपनी पत्नी को लेकर मनाली घूमने निकल गए। अब उनके माँ बाप दुखी हो गए। अरे उदास मत हो तुम, शादी के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। सब बदल जाते हैं, ये तो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बच्चे भी बदल सकते हैं। एक ही छत के नीचे रहकर सभी लोग पर्दे में रहने लगे हैं। दोनों भाइयों की जिंदगी तो अलग अलग रास्ते पर ही चली गई है। तो इस तरह से अब दोनों भाई अपना पूरा टाइम अपनी बीवियों को ही देने लगे।
न ही वो किसी फैमिली फंक्शन में जाते थे और न ही घर में एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कुछ सालों बाद रागिनी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, वहीं राधिका ने एक बेटे को जन्म दिया। कुछ महीनों बाद मोहन और रोहन अपनी अपनी बीवियों के साथ अपने माता पिता के सामने आए। माँ पिताजी, हम लोगों ने फैसला किया कि हम दोनों अपने बच्चों का मुंडन हरिद्वार चलकर करेंगे। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुम दोनों ने। अच्छे से जाओ, अपने बच्चों का मुंडन कराओ। किसी चीज की कमी हो तो बताना। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? आप लोग हमारे बच्चों के मुंडन में शामिल नहीं होंगे? बच्चों, अगर ऐसा कुछ था तो पहले बताना चाहिए था। मैं और तुम्हारे पिताजी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बना लिया है और टिकट भी करा ली है। अपने माँ बाप के मुंह से ये लफ्ज सुनकर पहली बार मोहन और रोहन को झटका लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। अगले ही दिन उनके माँ बाप तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया, भैया, जब हमारे बच्चों के मुंडन में हमारे माँ बाप ही शामिल नहीं होंगे तो हम हरिद्वार जाकर क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, इसी घर में अपने बच्चों का मुंडन कर देते हैं और किसी को बुलाएंगे नहीं। सही कह रहे हो रोहन। तभी वहाँ पर दोनों की बीवियां आ गई। ये सब कुछ हम दोनों की वजह से हुआ है। शादी के बाद हम दोनों ने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, अपनी प्राइवेसी के बारे में सोचा। हमने अपने माँ बाप को कष्ट दिया, इसलिए भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। दीदी बिल्कुल सही कह रही है भैया। जब भी हमारे माँ बाप कोई प्लान बनाते थे तो हम वो प्लान टाल देते थे। अगर हम नहीं सुधरे तो आगे चलकर हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। चारों लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उनके माँ बाप आ गए। चलो, कम से कम तुम चारों को बिना समझाए अपनी गलती का एहसास तो हुआ। एक ही छत के नीचे पर्दे में नहीं रहना चाहिए। अगर तुम दोनों को प्राइवेसी चाहिए थी तो हमसे एक बार बोल देते। हम लोग मना थोड़ा ही करते। लेकिन एक दूसरे से नजरें चुराना, बहाने बनाना, झूठ बोलना, ये बहुत गलत बात है। ससुर जी, इसमें आपके बेटों की कोई गलती नहीं है। सारी गलती हम दोनों की है। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें माफ कर दीजिए। हम ये पर्दा हमेशा के लिए हटा देंगे। माँ, अब हमें माफ भी कर दो ना। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, लेकिन आप लोग तो तीर्थ यात्रा पर निकले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हम लोगों ने तो ये सारा नाटक तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए किया था। कल हम सब एक साथ हरिद्वार के लिए निकलेंगे। अगले दिन पूरा परिवार हरिद्वार गया और दोनों बच्चों का मुंडन किया गया। उस दिन के बाद परिवार के बीच जो पर्दा पड़ गया था वो हमेशा के लिए हट गया। अब सभी लोग एक साथ खुशी खुशी पहले की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगे। Thanks for watching.